हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस करके इसको ध्यान से देखना। ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज़ सम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, डू ऑब्जर्व दोज थिंग्स रियली वेल। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो हमारा एक छोटा सा वीडियो बनाया था पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसको ज़रूर देखेगा। दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर कट एज एंड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शंस। सो माई हम्बल सबमिशन टू यू ऑल इज़ कि एक बार उस टॉपिक को देखिए, सोचिए, समझिए ज़रूर, बिकॉज वो एक लैंग्वेज है केमिस्ट्री का जो आप सबको बहुत हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे और कैसे परसीव होगा, आगे की तरफ कैसे टॉपिक चलेगा, इसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ इसमें हम देखेंगे कि एसिड्स किसको बोलते हैं, बेसिस किसको बोलते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो जो भी एसिड होता है उसका टेस्ट सार टेस्ट होता है, मतलब थोड़ा खट्टा होता है और ब्लू लिटमस पेपर रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर का मतलब क्या है कि विदाउट टेस्टिंग एनीथिंग, अगर आप लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाएगा तो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ एसिड। उसी तरीके से अगर हम जो भी बेस है वो बेटर इन टेस्ट होता है, स्लिपरी फीलिंग होता है, और कोई भी रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बेस के क्लासिफिकेशंस में डालते हैं। एंड अगेन कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब विदाउट टेस्टिंग एनीथिंग, विदाउट टचिंग इट, हम किसी इंडिकेटर से पता करते हैं कि वो एक्चुअली एसिड है कि बेस है, क्योंकि अगर उसको टच कर सकते हैं तो हो सकता है कि हमें इंजरी हो जाए, कुछ बर्न हो जाए। इस करके विदाउट टेस्टिंग इट जस्ट आइडेंटिफाई विद सम ऑफ द इंडिकेटर्स कि भाई वो एसिड है, बेस है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, फिनोक्थलीन होता है, मेथाइल ऑरेंज होता है, नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक टर्मरिक और चाइना रोज। तो इस करके ये इंडिकेटर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई कि वेदर द थिंग्स व्हाट वी आर यूजिंग और कंज्यूमिंग और जो भी हमारे पास है वो हमारे पास एसिड है या बेस है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी एसिड की, जैसे हम कभी भी पढ़ते हैं किसी भी केमिस्ट्री में या कभी भी, तो उनके कुछ क्लासिफिकेशंस, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी हम एसिड बेस या कहीं पे भी जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं उनके केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस स्टेज में हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी एसिड बेस का एक सेंस होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे सपोज करो कि जब भी हम एसिड का किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो जनरली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे पास क्या है, Zn लिया, Zn के साथ अगर हमने ऐड किया कितना HCl ऐड किया 2 मोल, तो हमारे पास ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास इस केस में मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमने 2 मोल ही HCl क्यों लिया। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे पास जिंक रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन करता है, जिंक जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो वो हमेशा क्या होता है, जिंक जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो वो हमेशा क्या होता है, Zn+2 का फॉर्म होता है। किस फॉर्म में आता है, Zn+2 के फॉर्म में आता है। तो जब भी Zn+2 के फॉर्म में आता है तो उसको कितने चाहिए, 2 Cl नेगेटिव चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस करके हमारे पास यहां से 2 H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है और प्लस 2 Cl नेगेटिव का। जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो इस केस में यहां पे 2 Cl नेगेटिव इसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका ZnCl2 का। इसलिए इस रिएक्शन में 2 मोल चाहिए होता है हमारे पास। अब जैसे सपोज करो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ये एनसीईआरटी का एक इमेज है, एक्सपेरिमेंट है, इसको देखेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ है, जिंक मेटल डाला हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराने की कोशिश की गई। तो जब भी इसको रिएक्शन कराया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोड्यूस होने के बाद बबल फॉर्म में इस वाटर में बबल फॉर्म की तरह बाहर आ रहा है। और हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि भाई बाबा ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। तो जब भी इस पर कोई कैंडल लेके आओगे या कभी भी मैच स्टिक लेके आओगे तो वो क्या होएगा कि एक पॉप साउंड क्या होएगा, उसमें ऑन होने की कोशिश होगी, आपको सुनाई देने का होएगा कि इसमें क्या होगा, एक पॉप साउंड आया। इसको विदाउट वाटर हम नहीं कर सकते भाई। अगर विदाउट वाटर इसको करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, दिस फ्लेम कैन गो इन एंड द रिएक्शन विल बी मोर विगरस। इसी करके हम इसको क्या करते हैं, इसको वाटर के थ्रू पास कराते हैं एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, एक तरीके के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एक बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर आता है और देन वी यूज दिस कि हम इसमें क्या करते हैं, कैंडल ऑन या कोई भी मैस्टिक, तो एक पॉप साउंड आता है। इसको कंटिन्यूसली हम वाटर बबल और एज अ प्रिकॉशन मेजर लेते हैं ताकि हम इसका फ्लो वाटर के थ्रू कराने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिस लाइक NaOH विद सम मेटल, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के साथ, तो भी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बेसिस NaOH जो है एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे कुछ मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पूछ दी जाती है, हियर एंड देयर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शंस, तो हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट
ठीक है ना, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ, तो क्या फॉर्मेशन होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट हमेशा क्या होता है, CO3 2 माइनस CO3 क्या होता है, मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है CO3 2 माइनस, मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे तो क्या होता है CO3 2 माइनस। और यहाँ पे जब भी हमारे पास मेटल, लेट्स सपोज कि हमारे पास सोडियम है, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है सोडियम है, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है सोडियम है, Na पॉजिटिव है, तो कितने मेटल चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2 सोडियम मेटल चाहिए, तो इस करके Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, तो हम मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला ठीक वही CO3 2 माइनस, तो एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव हो गया और एक Na पॉजिटिव हो गया, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है NaHCO3, इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट होएगा तो उसमें मेटल 2 रहेगा और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो उसमें मेटल 1 रहेगा, मतलब Na 1 रहेगा, इसको ध्यान रखना। लेकिन अगर कुछ है जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम में क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है ना भाई वो 2 पॉजिटिव होता है, तो इस करके CO3 2 माइनस के साथ ही अटैच हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइक दिस। तो याद रखना कि जब भी आप रिएक्शन करो ना तो आपको ना मॉलिक्यूल्स के नाम से उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और किस कैरेक्टराइजेशन में, मतलब क्या चार्ज होल्ड कर रहा है, तब आप रिएक्शन को बहुत आसानी के साथ समझ पाओगे। इनको बहुत ध्यान से देखना होता है भाई। तो जैसे हमारे पास क्या मेटल कार्बोनेट है, उसका तुमने HCl के साथ रिएक्शन करा, अगेन यहाँ पे 2 मोल HCl की जरूरत होगी, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, 2 सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, थोड़ा हमें कायदे से वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस, तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखेंगे हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड और केस करके होएगा। तो हमारे पास मेटल कार्बोनेट से क्या फॉर्मेशन, अगर जैसे आपने HCl के अंदर डाला तो फॉर्मेशन क्या हुआ, 2 Na पॉजिटिव और CO3 2 माइनस का फॉर्मेशन हुआ। जब भी इस केस में इसको किसके साथ डाला, HCl के साथ, तो HCl जब भी रिएक्शन करेगा तो HCl क्या रिएक्शन करेगा जी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आइडेंटिफिकेशन ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये जो Cl नेगेटिव है इन Na पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये 2 मोल है तो हमारे पास 2 H पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव होगा, ये Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव और इसके साथ आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 2 NaCl का फॉर्मेशन होएगा। और रेस्ट इस स्पीशीज में जो हमारे पास H पॉजिटिव बना है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। दूसरे केस में देखना, हमारे पास दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो यहाँ पे बस एक ही मेटल है, ओनली 1 मेटल, ओनली 1 सोडियम मेटल। इस केस में हमारे पास क्या था, 2 सोडियम था, इसलिए यहाँ पे 2 मोल की जरूरत थी, और यहाँ पे क्या है, एक ही सोडियम है, तो इस करके यहाँ पे ओनली 1 HCl इज रिक्वायर्ड। तो याद रखना जब भी हमारे पास कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, यू विल बी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ HCl फॉर द रिएक्शन, और अगर हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो यू विल बी रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ HCl फॉर दिस वेरी रिएक्शन। ऑलवेज हैव दीज अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड जब भी आप रिएक्शन को कंसीडर करें। ऐसे हवा में याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड होएगा तो वो लाइम वाटर को मिल्क ही कन्वर्ट कर देता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर मेरे पास क्या है, लाइम वाटर को, जो हमारे पास लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी इसकी बात की थी मैंने, और वाटर मॉलिक्यूल। तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है क्या, मिल्की वाटर, मतलब लाइम वाटर को वो मिल्की वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो गया, तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, अभी इस रिएक्शंस की बात की थी, अभी पीछे इस रिएक्शन की बात की थी, वी आर डिस्कसिंग दिस रिएक्शन ओनली। हम बात कर रहे हैं इसी सोडियम कार्बोनेट रिएक्शंस के बारे में, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसी की एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली। तो अब इस केस में देखो कि हमारे पास क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें से कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा था भाई, पीछे रिएक्शन स्क्रॉल करके देखें कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसमें गैस जो प्रोड्यूस हो रहा था वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट की भाई उसमें से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, तो उसमें आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस टेस्ट ट्यूब में डाला और यहाँ पे क्या किया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में आपको पता है कि गैस का नेचर क्या होता है, एक्सकेप करता है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगा, एक्सकेप करेगा, एक्सकेप करने के बाद से यहां से बाहर की तरफ निकलेगा और इस कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा तो धीरे 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 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि मिल्की वाटर में। तो दिस शोज द कन्फर्मेटरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस वेरी apparatus और इन दिस वेरी रिएक्शन। एम आई मेकिंग सेंस? इससे पहले कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने हाइड्रोजन का किया था जो पॉप साउंड के साथ आया था, यहां पे हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट किया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब हमें बहुत ध्यान से इन कन्फर्मेटरी टेस्ट को अपने दिमाग में बिठाना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एसिड और बेस, इनके बीच का रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो जनरली एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो इनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, व्हाट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, इसको समझो। देखो क्या होता है ना कि जब एसिड डिसोसिएट होता है ना, तो एक चीज दिमाग में रखना कि जब आप थोड़े से बड़े क्लासेस में जाओगे, क्लास 11th में एक आयनिक इक्विलिब्रियम करके टॉपिक होगा, उसमें एसिड की 3 डेफिनेशन है, बेस का 3 डेफिनेशन है, लेकिन एज इफ नाउ क्लास 10th में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एसिड का मतलब ऑन डिसोसिएशन स्पीसीज गिव H पॉजिटिव, डिसोसिएट करने के बाद जहां से H पॉजिटिव निकले वो क्या होता है, एसिड होता है, और डिसोसिएशन करने के बाद जहां से OH नेगेटिव निकले वो क्या होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, बेस होता है। अब रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको देखो। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब ये होता कैसे है, तो एक बहुत ही इजी रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है HCl और NaOH का, मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच का रिएक्शन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जब भी टूटता है ना जी, जब भी टूटता है, एक तो ये हवा में नहीं टूटता, इसके लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम DQ बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, इसके अंदर ही टूटता है। तो जब भी टूटता है तो क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और उसी केस में आपने क्या किया, बेस लिया NaOH, तो NaOH डिसोसिएट है तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, NaOH डिसोसिएशन हुआ तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या है, Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और बनाएंगे NaCl, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, और हमारे पास क्या होगा, ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे वाटर। ये क्या बनाएंगे, वाटर। तो इस करके जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ऑलवेज कंसीडर कि HCl है तो उसका डिसोसिएशन होगा तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर बेस है तो उसका डिसोसिएशन होगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकला तो सॉल्ट बना, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl है, और हमारे पास ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिला तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो इस करके हमारे पास दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस, इसको हम एसिड बेस का रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नाउ अगर हम मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है जी, व्हाट इज मेटल ऑक्साइड? तो कोई भी मेटल ले लो, जैसे सपोज करो हमारे पास सोडियम है, तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी प्योर मेटल एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन भी है, तो जनरली मेटल जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इस केस में सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो वो क्या बनेगा, Na2O। तो जब भी हमारे पास कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में होएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जो मेटल बहुत, जैसे हमारे पास क्या एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हर मेटल अपने वैलेंसी के हिसाब से ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होता है वो किसके साथ रिएक्शन कर देता है, एसिड के साथ। ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से इस बात को, बहुत ऑलवेज टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप आगे चल के कुछ बड़ा रूप ले लेते हैं, फिर बोलते कि यार मेरे को आता ही नहीं है। पर ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये आगे चल के बहुत हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर भी ध्यान से करना है और समझना भी है। अब क्या बोलता है कि मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड खुद क्या है, बेसिक इन नेचर है ना भाई, क्या है, बेसिक इन नेचर है ना। जब भी हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड होएगा तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेटल ऑक्साइड खुद क्या होगा, बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिंग विद एसिड, अदरवाइज इट वुड नॉट, वो फिर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो जब भी ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो सेम केस है, आप अपने दिमाग में बिठाओ इन सारी चीजों को। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते थे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते थे। अब यहां पे जो बेसिक का काम है ना जी, वो मेटल कर रहे हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो वो जब एसिड बेस वाला रिएक्शन होता था तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता था। यहां पे भी सेम कहानी है कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ तो CuCl और प्लस वाटर बनाएगा, मतलब कि सॉल्ट प्लस
वाटर। ऑलवेज कंसीडर दीज थिंग्स, ऑलवेज कंसीडर दीज थिंग्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहां पे भी सेम प्रोसेस हुई है, इन चीज को देखना। ऑलवेज कंसीडर दीज थिंग्स। नेक्स्ट केस में हमारे पास देखना, जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्या, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का मतलब कि जब भी हमारे पास कोई नॉन मेटल्स, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा ब्रॉड है, उसके लिए हम अलग चैप्टर के और अलग वीडियोस लेके आएंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। लेकिन याद रखना, मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि पी ब्लॉक क्या होते हैं, एस ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होता है। तो जो डी ब्लॉक मेंबर है ना भाई, वो मेटल के कंसिडरेशन में आता है, और पी ब्लॉक का मैक्सिमम मेंबर, मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होता है वो नॉन मेटल में आता है। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि हमारे पास उसमें ऑल ऑफ द स्पीसीज, जैसे कार्बन और उसके साथ अटैच जो स्पीसीज, उसको हम नॉन मेटल्स बोलने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन को कंसीडर करो, तो अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब क्या बना था कि कार्बन नॉन मेटल है और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। यहां पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो यहां पे हीट निकल रही है, ठीक है। अब इसका तुमने किसके साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बाबू। बेस क्यों, क्योंकि भाई ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये इस फॉर्म में है, ये बेस है। ये क्या है, बेस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटलिक है, जब वो बेस से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद क्या है, बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि वो किससे रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट। तो इस करके हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन बन गया, किसके साथ, इसके साथ, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो अगेन सॉल्ट प्लस वाटर, अगेन सॉल्ट प्लस वाटर। तो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि यहां पे जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर है, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ। और जो मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या, एसिडिक इन नेचर है, वो किसके साथ रिएक्शन, बेसिक इन नेचर है। जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड्स के साथ। तो ये चीज याद रखना कि ये ऑलवेज मेक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिडिक इन नेचर होते हैं हमेशा क्या, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो ध्यान में रखिएगा बाबू, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग कि हमारे पास एसिड बेस इन वाटर सोल्यूशन, एसिड बेस इन वाटर सोल्यूशन, इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की है कि एसिड बेस वाटर सोल्यूशन के साथ होता है। तो जब भी तुम एसिड को पानी में डालोगे ना, तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, और वो H पॉजिटिव लिबरेट, H पॉजिटिव याद रखना इंपॉर्टेंट है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये जो H पॉजिटिव है ना, ये इसको बताता है कि ये एसिड है, क्योंकि H पॉजिटिव विग्रसली इन नेचर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। और उसी तरीके से अगर बेस है ना कोई, NaOH है, तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास सोडियम है ना जी, ये जो सोडियम है ना, किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, ये बेसिकली जो OH नेगेटिव है ना, जब भी हमारे पास OH नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, तो ये बताएगा कि ये जो कंडीशन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये जो कंडीशन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो याद रखना, जब भी हमारे पास डिसोसिएशन होगा एसिड और बेस का, तो अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आएगा, अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आएगा, और बेस है तो OH नेगेटिव आएगा। यही एसिड और बेस के बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। लेकिन ये जो डिसोसिएशन होगा ना, ये हवा में नहीं होगा, पता चले कि तुमने फेंक दिया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव डिसोसिएशन होगा। इट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन DQ, मतलब डिस्टिल वाटर के अंदर ये सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पीएच स्केल क्या होता है भाई, व्हाट एग्जैक्टली पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि हम पीएच स्केल को शुरू करते हैं 0, 7 और 14, ये हमारे पास डिवीजन है पीएच स्केल का। तो अगर पीएच स्केल मतलब 7 से छोटा है तो वो एसिडिक इन नेचर है, अगर 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल है, और पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से बड़ी है तो वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है ना। ये हमारे पास पीएच स्केल है जो एसिड और बेस के बारे में बताएंगे। अगर पीएच की वैल्यू 1 है, पीएच की वैल्यू 0 है, पीएच की वैल्यू 2 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जैसे pH इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, pH इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये वीक एसिड में कंसीडर होंगे। क्यों होता है ये, क्योंकि जैसे जैसे
हम ये एज्यूम करते हैं, हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, 7 से इधर की तरफ 7 से 0 की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होएगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। लेकिन 7 पे न्यूट्रल इस करके माना जाता है क्योंकि जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल्स टू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है किसके, OH नेगेटिव के। तो इस केस में एसिड और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उस तरह के सोल्यूशंस को हम न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 8 से और 14 की तरफ बढ़ेंगे, 8 से लेकर 14 की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इधर से आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिक नेचर, मतलब अल्कलाइन हो जाएगा सोल्यूशन, बेसिक इन नेचर हो जाएगा, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे न्यूट्रल में H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, और एसिडिक में आप देखेंगे तो हमारे पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और आप 7 से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी जाएगी। मतलब जो pH स्केल है, इट एक्सप्लेन डिटेल्स अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बिकॉज जो डिफरेंस है एसिड और बेस का, जो डिफरेंस है एसिड और बेस का, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है ना, रिलाई करता है। तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, हमारे पास क्या पढ़ा था जी हमने कि भाई हमारे पास लिटमस पेपर भी है, हमारे पास चाइना रोज भी है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट एक्सप्लेन द एसिड बेस एंटायर फैमिली मोर साइंटिफिकली। जो एसिड बेस की फैमिली है उसको मोर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। अब बड़े क्लास में जाइएगा, बार बार मैं बड़े क्लासेस की बात करता हूं, तो बड़े क्लास में जाके आप आयनिक इक्विलिब्रियम में इन पॉइंट्स को पढ़ पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक सो फार सो क्लियर हो गया होगा, कोई भी चीज़ें इसमें डाउट नहीं होंगी। अगर कभी कोई टॉपिक में पढ़ते पढ़ते डाउट है ना, तो उसको ना थोड़ा सा आप मैसेज कर दिया करो कि भाई ये इसमें डाउट है, तो आई कैन हेल्प यू आउट इन अ मच बेटर वे इन दैट वेरी वे, ठीक है ना। तो इन वीडियोस को देखने के बाद जब भी आपको डाउट हो, आप वहीं पे कमेंट कर दिया करो कि भाई इस पॉइंट पे हमें डाउट है, एक्सप्लेन इट। तो विल बी एक्सप्लेनिंग दोस थिंग्स। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, नो नॉनसेंस टॉक, ठीक है ना, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, वीडियोस में आके फिर वो राजा रानी की कहानी सुनना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो भाई उतनी स्टोरी मेरे पास है नहीं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानता हूँ मैं, तो वही पढ़ाता हूँ और उसी पे आपको हैव टू फोकस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आएगा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारे पास वीक एसिड है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, लेट्स सपोज कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम कुछ लिखते हैं, जैसे सपोज करो, अभी के लिए आसान लिखते हैं, जैसे सपोज करो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब देखो ये एक ना दिक्कत वाली बात है, अगर कहीं पे जैसे मैं कोई मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल वाला एक बार वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। और वीक एसिड में ना विनेगर हम बहुत यूज करते हैं, वीक एसिड में जैसे क्या, विनेगर, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसमें वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखना, जब भी मेरे पास लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन से कंपैरिजन करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है H पॉजिटिव, कैसे नहीं कंपैरिजन करना, ये कोई सेंस नहीं है। सेंस क्या है कि जो मेरे पास वीक एसिड होता है ना, उसकी जो टूटना डिसोसिएट होना, पानी में डालोगे तो डिसोसिएट होने का रेट जो होता है ना वो कम होता है। इस करके जब वो डिसोसिएट कम होता है तो इसमें से जो H पॉजिटिव है ना जी, वो कम निकलता है। फिर से सुनो कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई एसिड है या कोई भी बेस है, तो हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूटता है, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बनता है ना जी। तो इस केस में जो वीक होता है ना, उसका डिसोसिएशन कम होता है, डिसोसिएट्स वेरी लेस। तो जब डिसोसिएशन कम होगा पानी में डालने के बाद, तो उसमें जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। तो उसको हम इस करके उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। विनेगर, एसिटिक एसिड बेस्ट एग्जांपल है उसका, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्गर एसिड की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होता है, तो जैसे ही तुम पानी में डालते हो ना, तो बहुत ज्यादा डिसोसिएट, बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। हम ये मानते हैं कि नियरली ये 100% मतलब 100% तक टूट जाते हैं। और जब ये 100% डिसोसिएट करते हैं तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे करके डिसोसिएट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस ऐसे डिसोसिएट होता है। फॉस्फेरिक एसिड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस ऐसे डिसोसिएट होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव ऐसे डिसोसिएट होता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये सारे 100% पानी में डालते ही टूट जाते हैं, इसलिए इसको हम
स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। वीक एसिड का डिसोसिएशन कम होता है, इसलिए इसका पानी में डिसोसिएशन कम होता है और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ही होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन दिमाग में रखना जी, जो मैंने बताया है आपको। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। पीएच जो होता है ना हमारी बॉडी का, हमारे नेचर का एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है। ठीक है, हमारे बॉडी जो इतने, हमारा जो बायोमास, जब हम पैदा हुए थे तो कुछ 2 किलो 2.5 किलो के होंगे, आज हम 70-80 किलो के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो मेजर रीजन होता है ना जी, वो एसिड और बेस डिफरेंस ही होता है। हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है, जो 7.2 या 7.4 के आसपास उसका पीएच होता है, स्लाइटली बेसिक इन होता है, तो इसलिए उसका जो पीएच होता है वो 7.2 या 7.4 के आसपास होता है रेंज। अब ये पीएच, सडन पीएच चेंज हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए? बिल्कुल होता है। सडन पीएच चेंज एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के साथ लेके आते हैं। अब वो एक एक करके क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, पीएच चेंज हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इवन अगर हमारा ओशन है, उसमें भी हम अपने गार्बेजेस और सीवेज वाटर्स और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ओशन का भी पीएच चेंज हो रहा है। उसके वजह से जो मरीन लाइफ्स है वो भी एंडेंजर्ड में आ गई हैं या क्रिटिकली हैम्पर हो रही हैं। तो एवरीथिंग विच इज इन आवर एनवायरमेंट, वो पीएच को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मानते हैं। और साइंटिस्ट भी जब रिसर्च करते हैं तो सॉयल सैम्पलिंग में पीएच लेते हैं और वाटर सैंपल में भी पीएच लेते हैं। जब भी हम ओशन मरीन लाइफ की बात करते हैं या कोरल ब्लीचिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पे भी पीएच एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, कैसे, किस तरीके से। हमारे किताबों में कुछ एग्जाम्पल है, देखो ध्यान से। सॉयल का पीएच चेंज हैम्पर करता है? हाँ बिल्कुल, अफेक्ट करता है क्रॉप यील्ड को, क्रॉप प्रोडक्शंस कम हो सकती हैं। और उसके बाद से हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ा एसिडिक सॉयल की जरूरत होती है, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे हम अपने पीएच टेस्ट से सॉयल की फर्टिलिटी को पता कर सकते हैं। अब पीएच टेस्ट से सॉयल की फर्टिलिटी कैसे पता होती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, प्लांट्स अपने रूट से कार्बोनिक एसिड छोड़ता है। क्या करता है? कार्बोनिक एसिड छोड़ता है। और कार्बोनिक एसिड जब छोड़ता है किसमें? सॉयल में, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, वो एसिड में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट फिर उस मिनरल्स को ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करता है और बड़ा होता है। अब क्या हो कि लेट्स सपोज कि हमारा रेन वाटर एसिडिक हो जाए, तो जब रेन वाटर एसिडिक हो जाए तो प्लांट में जितने भी मिनरल्स हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्रॉप में सॉयल की जो एसिडिटी है या सॉयल का जो बेसिक कैरेक्टर है, इट गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि भाई हम किस तरह के सॉयल्स उगाएं। पंजाब में आप देखोगे, थोड़ा सा सर्च करोगे तो वहाँ की सॉयल जो है वो एसिडिक हो चुकी है। तो दे आर रियली फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप यील्ड। उनका जो क्रॉप है वो इफेक्टिव उस हिसाब से हुआ। वहाँ पे पानी जो हो चुका है वो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है बिकॉज ऑफ द सडन पीएच चेंज। तो यस ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है पीएच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि आवर डाइजेस्टिव, हाँ अब हमारे डाइजेस्टिव, हमारे पेट में ना आपको पता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका पीएच करीब 2 होता है। जब आप खाना खाते हो तो जो भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब पेट के अंदर जाते हैं तो वो जो एसिड होता है ना उनको डिसोसिएट करता है, तोड़ता है। ठीक है, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन हो क्या कि आपने बहुत ज़्यादा चाय पी ली या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ कर ली जिससे हमारे ब्लड का पीएच ऊपर नीचे हो गया, या हमारे ब्लड में जो पीएच की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई, एसिडिक हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऊपर से बेस कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, पेट में जाएगा तो क्या बनेगा जी, Mg2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव निकालेगा, 2 OH नेगेटिव निकालेगा। तो पेट में जो एसिडिटी हुई, एसिडिटी का मतलब क्या कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ना पेट के अंदर, तो ये जो दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब क्या बना देंगे, पानी। तो हमारे अंदर बेसिकली जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करते हैं टू हेल्प अस टू क्योर द एसिडिटी। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे जो खाना हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें ये सारे प्रोसेसेस होते हैं और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से हम गुजरते हैं। तो अवॉइड यूजिंग बिट बहुत ज़्यादा चाय और बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की चीज़ें खा लें जिससे आपको ब्लोटिंग हो और जहाँ पे पेट के अंदर ऑलरेडी HCl और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। कई बार हम तीखा खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ऑयल खा लेते हैं, तो इस करके पेट से एसिडिटी हो जाती है और फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH ट्वाइस यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो टूथ है, दांत है, उसके अंदर भी पीएच चेंज होता है जिसकी वजह से दांत का डीके होना शुरू हो जाता है। अब देखो ध्यान से, हमारा जो इनामल है ना, जो टफेस्ट हमारा जो बोलते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे टफ हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन क्या होता है, तो वो दांतों के ऊपर के लेयर जिसको हम इनामल बोलते हैं।
वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास पीएच की वैल्यू स्मॉलर देन 5.55 होना शुरू होती है तो वो इनामल डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। पीएच एसिड की खास बात क्या होती है कि वो क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर। तो जब भी हमारे पास पीएच की वैल्यू ये होना शुरू हो जाती है, मतलब 5.5 से नीचे, तो वो धीरे धीरे हमारा इनामल क्या होता है, कोरोसिव होना शुरू हो जाता है और फिर बैक्टीरिया प्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया फिर प्रोड्यूस होता है। अगर हम खाना खा के बहुत ज़्यादा अपने दांतों को साफ ना करें तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से भी हमारी जो होता है दांतों के अंदर पीएच की वैल्यू जो होती है 5.5 से कम होना शुरू होती है, विच हैम्पर्स द हेल्दी कंडीशन ऑफ आवर इनेमल, वो डाइल्यूट होना शुरू होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, हाँ, दांतों से साफ करते हैं, मंजन करते हैं, गाँव में दातून करते हैं लोग। तो इट इज ऑल टू प्रिवेंट द एसिडिक कंडीशन ऑफ आवर माउथ, और उससे फिर क्या करते हैं, हम उसको वाइप आउट कर देते हैं और बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है ना, और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नाउ पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि पीएच कई बार जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं अपने सेल्फ डिफेंस और उसके लिए यूज करते हैं। जैसे हम बात करेंगे वॉप्स जो स्ट्रिंग्स करते हैं वो एल्कालाइन होते हैं, तो अगर उसने काट दिया, जैसे आपको वो ततैये ने काट दिया जो पीले रंग का होता है बड़ा सा, अगर उसने काट दिया तो उसको आपको हील करने के लिए विनेगर यूज करना होगा। जब अपने घरों में यूज करते हैं विनेगर यूज करना होगा। लेकिन अगर आपको मधुमक्खी ने काट दिया, उस केस में जब बी ने काट दिया तो वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, उस केस में आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है। देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एसिडिक एल्कलाइन होते हैं, कुछ केमिकल डिटरेंट होते हैं हर्बीवोरस, मतलब जैसे ही उसको खाने जाएगा जानवर तो इस तरह का पीएच चेंज दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये सर्टेन एंजाइम्स या सर्टेन केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक अजीब तरह के स्मेल्स आते हैं। तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं उसको अवॉइड करते हैं खाना। तो ये भी कुछ इस तरीके के नेचर में इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे पीएच चेंज करने के बाद एनिमल, इंसेक्ट्स एंड एट द सेम टाइम प्लांट ऑल्सो एज अ डिटरेंट यूज करते हैं फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। नाउ अगर हम बात करते हैं अब इस टॉपिक में सॉल्ट होता क्या है जी, तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब कि वो दो आयंस, मतलब कैटायन और एनायन के जुड़ने से बनता है। जैसे फॉर द वेरी सेक जो Na होता है ना, वो Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। तो ये आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड काफ़ी उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो एट द सेम टाइम उसमें टफनेस ज़्यादा होती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर्म्ड होता है जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो ये फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। ये हमेशा ही जो सॉल्ट होता है ना, जब भी हमारे पास क्या होता है, सॉल्ट हमेशा किसके साथ फॉर्मेशन होता है, वाटर के साथ। सॉल्ट हमेशा किसके साथ फॉर्मेशन होता है, वाटर के साथ। तो इसको हमें ड्राई करना होता है। वी हैव टू कीप इट समवेयर जहाँ पे जो भी उसमें मॉइस्चर है वो इवापोरेट कर जाए। जैसे गर्मियों के दिन में हम उसको एटमॉस्फेयर में स्केप कर देते हैं, तो वो हमेशा क्या कर देता है, उससे वाटर रिलीज आउट हो जाता है। देन वी यूज दिस एज अ सॉल्ट। हमेशा याद रखिएगा कि केमिकल कंपाउंड में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं। ये दिस इज ऑलवेज वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर कि ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और क्या हुआ। मैं फिर बता रहा हूँ कि सॉल्ट जैसे हमने क्या किया था कि Na पॉजिटिव होएगा, Cl नेगेटिव होएगा, ये आपस में जुड़ेंगे और फॉर्मेशन क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन होएगा NaCl, कॉमन सॉल्ट। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास देखेंगे, हमारे पास एसिड और बेस, डिफरेंट एसिड और डिफरेंट बेस होते हैं। तो डिफरेंट एसिड होंगे, डिफरेंट बेस होंगे, डिफरेंट फैमिलीज होंगी उसकी। तो उस करके सॉल्ट के भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। अब जैसे हमारे पास NaCl और KCl मिलकर एक सॉल्ट बना है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैमिली का होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैमिली का क्यों होता है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास NaOH है और प्लस HCl बनाया, तो ये डिसोसिएट हो गया, तो क्या हो गया, NaCl हो गया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल हो गया। उसी तरीके से इस केस में देखो कि हमारे पास KOH है और प्लस HCl है, इसके साथ रिएक्शन हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, KCl हो गया और प्लस वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो मतलब ये दोनों स्पीशीज सिमिलर एसिड से बन सकते हैं, सिमिलर एसिड और सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि इसमें 1 मोल ही, दोनों केसेस में 1 मोल ही HCl चाहिए। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास जो NaCl KCl बना है, इस करके हमको बोलेंगे कि ये कॉमन फैमिली, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैमिली का है। तो जब भी इस तरह से कुछ चीजें आए तो आप कंसीडर करना कि वो जो सॉल्ट है किस एसिड के क्लासिफिकेशन और किस एसिड के रिएक्शन में बना है। ये इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है। नाउ सेकंड केस कि हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसका जो पीएच स्केल होता है, न्यूट्रल होता है, वो यहाँ पे होता है, उसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होता है एनायन कैटायन का, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हुआ है एसिड और बेस का। अब हमारे पास कुछ एसिडिक सॉल्ट है, कुछ बेसिक सॉल्ट है। ध्यान से देखना, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट में
NH4Cl है और बेसिक सॉल्ट में Na2CO3 मतलब मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का क्या मतलब है, इन चीज़ों को हम हमेशा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सपोज करो कि स्ट्रॉन्ग एसिड में तुमने क्या ले लिया, HCl, और वीक बेस में क्या लिया, NH3 अमोनिया, इनको रिएक्शन करा है, क्लोज कंटेनर में इसका रिएक्शन करा है। तो यहाँ से क्या निकला, H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस करके ये बना NH4Cl। तो यहाँ पे जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है वो क्या है, वीक है। तो इसलिए इस तरह के सॉल्ट्स को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, इसी तरीके से बेसिक सॉल्ट है और हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे जो बेस होएगा ना जी, यहाँ पे जो बेस होएगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होएगा और जो एसिड होएगा वीक होगा। इस केस में जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या ले लेंगे, NaOH ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, और जो एसिडिक एसिड होएगा वो क्या होएगा, वीक एसिड का फॉर्मेशन होएगा। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे वीक एसिड में कार्बोनिक एसिड COOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जहां से ये फॉर्मेशन हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट होएगा तो उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा, और बेसिक सॉल्ट होगा तो उसमें बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एसिडिक सॉल्ट होएगा तो उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और बेसिक सॉल्ट होगा तो उसमें क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl, ये सी वाटर से बनता है, रॉक सॉल्ट से बनता है, और केमिकल रिएक्शंस में हम यूज़ कर बताया ही हमको, हम इसको फूड में, अपने खाने में, जो हमारे घरों के अंदर जो किचन सॉल्ट होता है उसको भी हम NaCl बोलते हैं, और इसको हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। कई डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप बिट अवेयर हो, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अ कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा के साथ इस वेरी स्पीसीज का रिएक्शन हो रहा है। कोर एल्कली प्रोसेसेस बोलते हैं, कोर एल्कली प्रोसेसेस बोलते हैं। इस रिएक्शन में इस रिएक्शन में NaCl वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो NaOH Cl2 और H2 का फॉर्मेशन होता है। Cl2 एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है। जब भी ये Cl2 बनता है तो हम स्विमिंग पूल में और इस तरह के पानी में डालते हैं ताकि उसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाए। और H2 एज हम क्या कर सकते हैं, H2 को हम एज एन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स और उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ध्यान से देखें, इस प्रोसेस में होता है कि ब्राइन सोल्यूशन हम ऐड करेंगे। ब्राइन मतलब कि वाटर और उसमें NaOH का फॉर्मेशन किया, ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया इसके अंदर, और इस केस में हमने क्या किया, एक टर्मिनल एनोड और दूसरा टर्मिनल कैथोड रखा और बीच में मेम्ब्रेन रखा है। बीच में क्या रखा है, मेम्ब्रेन रखा है। तो ब्राइन सोल्यूशन के अंदर वाटर और NaCl है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन है, तो वाटर जो होगा वो डिसोसिएट हो रहा है किस फॉर्म में जी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। वाटर किस फॉर्म में, वाटर जो होगा वो डिसोसिएट होगा किस फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और मेरे पास NaCl है वो डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में। तो आप देखना कि जो एनोड है मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर की तरफ क्या हो जाएगा, जो नेगेटिवली चार्ज है उधर की तरफ चला जाएगा। तो देखो Cl नेगेटिव भी इधर की तरफ जा रहा है, OH नेगेटिव भी इधर की तरफ जा रहा है, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उधर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ जा रहा है। तो जो कैथोड टर्मिनल है ना जी, कैथोड टर्मिनल है, इसमें ध्यान से देखना कि कैथोड टर्मिनल है तो यहाँ पे ये जो Cl है ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ये Cl इधर की तरफ जा रहा है, तो Cl2 के फॉर्मेशन में रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे जो H है इधर की तरफ जा रहा है तो H2O के फॉर्मेशन में रिलीज हो रहा है। और ये जो ब्राइन है ना, हमारे पास देखेंगे ब्राइन कंटेंट जहाँ पे आउट हो रहा है तो इसमें हम NaOH का फॉर्मेशन होता है जो बाहर की तरफ निकलता है। इस केस में हम हमेशा याद रखेंगे कि कोर अल्कली प्रोसेस जो NaCl और H2O के प्रेजेंस में होता है तो NaOH बार फॉर्मेशन होता है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, Cl2 हमेशा निकलता है एनोड टर्मिनल से, और H2 हमेशा निकलता है किससे, कैथोड टर्मिनल से। ऑलवेज हैव दीज अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड। और ये यूज़ किया था कई तरह के इंडस्ट्रीज़ में, क्लीनिंग रिएजेंट्स में यूज़ किया सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया सकता है, सोप इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ किया जाता है। याद रखना फिर से, एनोड टर्मिनल के ऊपर Cl2 का फॉर्मेशन होता है, कैथोड टर्मिनल के ऊपर H2 का फॉर्मेशन होता है, ब्राइन जो बाहर की तरफ हो रहा है उसमें NaOH बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ से हम NaCl ऐड करते हैं ब्राइन। नेक्स्ट केस है, अब कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम थोड़ा इस टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्टिंग Cl2, हमने क्लोरीन को रिएक्शन किया, क्लोरीन का रिएक्शन हमने किसके साथ किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा Cl2 का, तो CaCl2 का फॉर्मेशन मतलब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज हो सकता है, ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, और मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHCl3। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कई बार ऑपरेशन थिएटर में भी हम पेशेंट को
अनकॉन्शियस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मेशन होता है इस वेरी मॉलिक्यूल से। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल एज वेल एज इट इज़ यूज इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू। अगेन अलग मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बेकिंग सोडा की बात करते हैं। बेकिंग सोडा हमेशा NaH मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, या कई बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमेशा सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें NaCl, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सबको मिलाया जाता है। किसको किसको याद रखना, NaCl, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O, इनको मिलाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl, NH4Cl के बारे में हमने अभी पढ़ा था। ये क्या है, सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये भी हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं। जब भी हम बेकिंग में डालते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होता है, चीजें सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बेकिंग उसमें यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होता है। एंटी एसिड्स के लिए भी यूज करते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर इस करके यूज करते हैं, ताकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो इस करके ये मॉलिक्यूल भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डू कंसिडर। आगे देखेंगे हमारे पास वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। 10H2O का मतलब क्या होता है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ मॉइस्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। तो हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं। इसके चारों तरफ क्या है, वाटर पार्टिकल्स हैं। तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। अब फॉर्म्ड कैसे होता है, बाई हीटिंग बेकिंग सोडा। बाई हीट करते हैं हम किसको, बेकिंग सोडा को, और क्रिस्टलाइज्ड इनटू, हम किस में लेते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इनटू वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा में वी यूज्ड इट, और ये हमेशा बेकिंग सोडा से हीट करके ही फॉर्मेशन होता है। क्रिस्टलाइज किया जाता है बाई वॉशिंग इट, मतलब उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं या जो भी डॉट होता है उसको वॉश करके, और फिर वी यूज टू ड्राई इट। तो इसमें हमारे पास इसका फॉर्मेशन होता है। क्लिनजिंग के लिए भी यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो खारा पानी होता है उसको सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है। ग्लास और सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री का मतलब हमारे जो ग्लास इंडस्ट्री, जो हमारे शीशे कांच लगते हैं घरों में, वहाँ पे यूज होता है। और सोप इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, डिटर्जेंट, सोप, और डे टू डे लाइफ में जो हम क्लींजिंग एजेंट्स यूज करते हैं वॉशरूम और इस करके, वहां पे इसका यूज होता है। नाउ अब हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्यों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो एज अ क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंस होता है। जैसे हमारे पास CuSO4 है, इसमें 5H2O, इसको ब्लू क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। और ब्लू क्रिस्टल इस करके बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ वाटर अटैच्ड है। और जैसे हम इसको हीट करते हैं, ये किस फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर में आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स है वो क्या करता है, इवापोरेट या एक्सकेप आउट हो जाता है। उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये वॉशिंग सोडा होता है। इसमें भी हमारे पास चारों तरफ, मैंने फिर पहले भी बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वाटर पार्टिकल्स अटैच होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, वी हीट इट, तो इसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, और जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये अपना कलर भी चेंज करते हैं। इस करके इस मॉलिक्यूल की थोड़ी इंपॉर्टेंस है, कंसीडर कीजिएगा। मॉलिक्यूल को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आधा होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी जिप्सम होता है, जिप्सम का मतलब कि कैल्शियम और उसके अंदर 2 वाटर का मॉलिक्यूल, उसको 373 केल्विन पे जब भी हम हीट करेंगे, जब भी हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और वो आधा वाटर मॉलिक्यूल होगा, और उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो इसको, इस तरह की चीज़ों को हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना, ये हमेशा किस में आता है, ये जल्दी क्विक शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। क्विक शेप, जैसे हम थोड़ा सा इसमें पानी मिलाते हैं तो इट ऑलवेज ऑक्यूपाई अ क्विक शेप। तो मोल्डिंग मटेरियल्स के लिए, जैसे हाथ में कई बार टूट जाता है, पैरों में फ्रैक्चर होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो क्विक और फिक्स शेप ले लेता है, ताकि हमें जब भी हमारे हड्डियों में फ्रैक्चर होता है तो वी वांट टू कीप आवर लिम्स, वी डोंट हैव टू मूव इट, ताकि वो हील जल्दी हो जाए। तो ये उस केस में बहुत हेल्पफुल होता है, वो ये शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। और कई बार हम यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, वी यूज़ इट फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेज, अपने वॉल में डिज़ाइनिंग के लिए, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। नाउ ये वीडियो यहीं तक, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पढ़ना, और इसके बाद हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। किसी भी सेंस में अगर आपको ये सारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो डू सपोर्ट अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड पेशेंस।